Hello students, welcome to Rapid EduHub Online. Today I am going to take up the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants for class 12th. The term sexual reproduction was given by Rudolf Jacob Camerarius in plants. Sexual reproduction का मतलब होता है gametes का बनना. These gametes fuse to form zygote and then this zygote develops into a new individual. Now in case of flowering plants or angiosperms, flower is the sexually reproducing organ. Sexual reproduction जो flowering plants या angiosperms में होता है उसके लिए जो मेन ऑर्गन है दैट इज द फ्लावर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर में जो सबसे नीचे का पार्ट होता है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, दिस इज नोन एज द पेडिसिल. यू कैन सी ओवर हियर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द पेडिसिल. ये पेडिसिल वो हिस्सा है फ्लावर का जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं. एंड देन दिस पेडिसिल, जब ये पेडिसिल ऊपर जाता है फ्लावर के पास पहुंचता है जहां से फ्लावर शुरू होता है. सपोज दिस इज द पेडिसिल. ये पेडिसिल हमने फ्लावर को ऐसे पकड़ा हुआ है, अब यहां से फ्लावर शुरू होना है. तो देन दिस पेडिसिल स्वेल्स अप. ओके, इट स्वेल्स अप अ लिटिल बिट एंड दिस swollen part of pedicel is known as thalamus. You can see over here this pedicel got swell up and this swollen up part is known as the thalamus on which all the other parts are present. Clear? So the basal part is the pedicel and then comes the thalamus, the swollen part, also known as receptacle. Above the thalamus are present the green colored structures known as the sepals. ये जो sepals हैं ये normally green color के होते हैं और जब flower bud condition में होता है, आपने देखा होगा जब flower bud condition में होता है तो these green sepals they protect the flower in the bud condition. Clear? So these sepals they are green in color and their main function is protection of flower when it is in bud condition. After the sepals comes the petals. You can see over here these are the petals. Okay, the colored part of the flower. The function of these petals is to attract the insect for pollination. ये petals brightly colored होते हैं, variously colored होते हैं to attract the insect for pollination. ये insect को attract करते हैं pollination के लिए. And the second function is they protect the inner parts, that is the female part and the male part. ये जो अंदर के parts होते हैं flower के उसके protection में भी ये petals help करते हैं. Next part है stamen. It is divided into anther and filament. Anther जिसके अंदर pollen grains बनते हैं और pollen grains के अंदर male gametes are present. So this stamen is actually the male reproductive part of the flower. Okay, तो anther के अंदर pollen grain present होते हैं, pollen grain के अंदर male gametes are formed. और इस एंथर के नीचे आपको देख रहा होगा ये एक लंबा सा स्टॉक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिलामेंट. इस फिलामेंट का काम होता है कि एंथर को ऊपर की तरफ रखता है ताकि जब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो तो वो डिस्पर्स हो जाए, दूर तक पहुँच जाए और पॉलिनेशन में हेल्प कर सकें. तो फिलामेंट का काम क्या होता है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट पार्ट इज द कार्पल. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. कार्पल इट इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट होता है, फ्लैट होता है और स्टिकी होता है. फ्लैट इसलिए होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर आसानी से लैंड कर सके. स्टिकी इसलिए होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ पर गिरे तो वो यहाँ पर टकराने के बाद कहीं और ना चले जाएं. तो टू इंश्योर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दिस स्टिग्मा इज स्टिकी. उसके बाद दिस स्टिग्मा लीड्स इनटू अ होलो ट्यूब. दिस ट्यूब इज होलो एंड इट इज नोन एज स्टाइल. इसका स्टाइल का काम होता है कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरते हैं तो उसके अंदर से मेल गैमीट्स, जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं वो इसी स्टाइल से होते हुए नीचे जो बेसल पार्ट है, सोलन पार्ट है, ओवरी, वहाँ तक पहुँचते हैं. तो स्टिग्मा का काम है कि मेल गैमीट्स को स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक पहुँचाना और ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट्स आर प्रेजेंट. ये ओवरी वो जगह है जहाँ पर फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो मेल गैमीट्स ऊपर से आ रहे हैं इनका फ्यूजन यहाँ पर होता है. तो इनसाइड द ओवरी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस ओवर हियर. क्लियर? Now a recap of what we have studied. The basal part is known as the pedicel. ये pedicel ऊपर जाके swell up हो जाता है, known as thalamus or receptacle on which all the other parts are present. The green color part is known as sepal. ये सेपल फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं. देन कम्स दीज पेटल्स. दीज आर वेरियसली कलर्ड कलरफुल स्ट्रक्चर्स. दे हेल्प द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, मीन्स दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन.
Then comes the stamen, the male reproductive part of the flower consisting of anther and filament, and the female reproductive part known as carpel, divided into stigma, style and ovary. So overall we have studied sepals, petals, stamen and carpel. Now see over here, the first part, it is known as calyx. कैलिक्स कहते हैं सेपल्स के ग्रुप को। ये जो सेपल्स मैंने आपको यहाँ पर बताई, कई सारी सेपल्स जो होती हैं वो सब एक ग्रुप में जो उनका नाम होता है उसको कहते हैं हम कैलिक्स। तो कैलिक्स इज द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेपल्स। नेक्स्ट कम द पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को करोला कहते हैं। ये जो पेटल्स आपको मैंने यहाँ बताई थी जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए, इनके ग्रुप को करोला कहते हैं। नेक्स्ट ये जो मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें ये एंथर और फिलामेंट है, जिसको कि स्टेमेन कहा जाता है। तो कई सारी स्टेमेंस यहाँ फ्लावर में आपको दिख रही हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेमेन जो है उसको कहते हैं एंड्रोशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड देन कम्स द कार्पल, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर एक बनाया हुआ है मैंने, ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर ये एक से ज़्यादा है यानी कि ग्रुप में प्रेजेंट है, तो द ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम। सो ओवरऑल देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स कलेक्शन ऑफ सेपल्स, करोला collection of petals, androecium the male reproductive part, group of stamens, gynoecium the female reproductive part which consists of group of carpels. Now there are some flowers in which this calyx and corolla are not differentiated, यानी कुछ flowers ऐसे होते हैं जिसमें ये calyx यानी कि sepals और ये corolla यानी petals, these are not differentiated, ये आपस में fuse होते हैं। We cannot differentiate calyx and corolla separately. So जिन flowers में calyx और corolla fuse होते हैं, एक साथ होते हैं, and we cannot differentiate them, उसके लिए एक नया टर्म है calyx and corolla when they are fused. तो this structure is known as perianth. perianth के अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया calyx के अंदर sepals होती हैं, corolla के अंदर पेटल्स होती हैं। ठीक उसी तरह से जब कैलिक्स और करोला फ्यूज हो जाता है, जिसको कि हम पेरियान बोलते हैं, तो इनके जो मेंबर्स हैं यानी कि इनकी जो मेंबर्स जैसे कैलिक्स में सेपल्स या फिर करोला में पेटल्स होती हैं, तो पेरियांथ में टेपल्स होती हैं। वी डू नॉट कॉल देम एज सेपल्स और पेटल्स। तो जहाँ पर कैलिक्स और करोला फ्यूज हो जाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेपल्स। सो व्हाट आर टेपल्स? दे आर द फ्यूजन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। Now have a look at the functions of these parts, calyx, corolla, androecium and gynoecium. I have told you already. Calyx का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर, यानी सेपल्स कैलिक्स में होती हैं सेपल्स, तो these calyx they protect the flower when it is in bud condition. दूसरा ये ग्रीन होती है, मैंने बताया आपको ये ग्रीन होती है, तो अगर ये ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी, और अगर ये अदर देन ग्रीन है, किसी और कलर की है, ग्रीन के अलावा, यानी कि ये नॉन ग्रीन अगर है, तब फिर ये काम करेंगे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। यानी ये कैलिक्स अगर नॉन ग्रीन है तो ये भी पेटल्स की तरह से, यानी कि करोला के जो मेंबर्स होते हैं उनकी तरह से ये काम करेंगे, और ये भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट कम्स द करोला। करोला यानी कि कलेक्शन ऑफ दीज पेटल्स, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये मैंने आपको बताया कि वेरियसली कलर्ड होते हैं एंड दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो पेटल्स होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, और इन्हीं के अंदर स्टेमेन और कार्पल यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं, तो दे प्रोटेक्ट द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नेक्स्ट पार्ट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैंने आपको बताया कि एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म। सो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड। इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू दैट दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लावर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें जो स्टेमेन या कार्पल प्रेजेंट है, जिसको कि स्टेमेन के कलेक्शन को हम कहते हैं एंड्रोशियम, कार्पल के कलेक्शन को हम कहते हैं गाइनोशियम। तो ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स इन्हीं में बनते हैं। क्लियर? सो दीज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर नोन एज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एसेंशियल पार्ट्स इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि बिना इनके रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो फ्लावर में एंड्रोशियम या गाइनोशियम किसी एक का होना ज़रूरी है। अगर कोई एक प्रेजेंट है, सपोज एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, तो हम फ्लावर को कहेंगे इट इज मेल फ्लावर। अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ये फीमेल फ्लावर है।
एंड सपोज एंडोशियम एंड गाइनोशियम, जैसे यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है कि इस फ्लावर में एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, तो अगर एंडोशियम प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, बट एटलीस्ट एक सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए गैमीट बनने के लिए। तो एंडोशियम अगर प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब एंडोशियम अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स स्टेमेन प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि एंडोशियम प्रेजेंट होता है उसको स्टैमिनेट फ्लावर भी कहते हैं। अब अगर फ्लावर में सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है यानी कि सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है तो इस फ्लावर को हम बोलते हैं कि ये फीमेल फ्लावर है, और अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ओवरऑल ये एंडोशियम या गाइनोशियम ये प्राइम इंपॉर्टेंस है, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए इस एंडोशियम पार्ट को या इस गाइनोशियम को हम बोलते हैं कि ये एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है। नाउ द कैलिक्स एंड करोला दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन। Since they are not involved directly in reproduction, they are known as accessory parts of the flower. ये होंगे फ्लावर में या नहीं होंगे तो भी रिप्रोडक्शन पर ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड दीज टू आर नोन एज एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. So up to now we have studied the general structure of the flower. Now I move on to the male reproductive part of the flower, that is the stamen. मैंने आपको बताया था फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. So here we start with the endochium. Endochium is the collection of stamen, the male reproductive unit. तो अभी हम पढ़ेंगे कि इस मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और मेल गैमीट्स उनमें कहाँ पर बनता है. तो स्टार्ट विद द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. ये मैंने आपको जनरल जो फ्लावर का डायग्राम था उसमें ही बताया था कि स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड द फिलामेंट. एंथर आपको दिख रहा होगा 2 पार्ट से बना हुआ है. ठीक है, ये जो 2 पार्ट से कहलाते हैं 2 lobes ऑफ एंथर. सो एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 lobes और इस टर्म को कहते हैं बाई लोब्ड. तो एंथर जो होता है जनरली इट इज बाई लोब कंसिस्टिंग ऑफ 2 lobes. ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू. ये जो 2 lobes हैं, ये जो 2 lobes आपको दिख रहे हैं, इसमें बीच में जो लाइन है ये कहलाती है कनेक्टिव टिश्यू. तो दीज 2 lobes आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू. नाउ इफ आई कट द एंथर लाइक दिस मींस टीएस. अगर इसका टीएस काटेंगे तो एंथर समवॉट इस तरह से स्ट्रक्चर उसका दिखाई पड़ेगा. ये एंथर आपको दिख रहे हैं, ये उसके 2 lobes हैं एंथर के, और ये नीचे जो है ये फिलामेंट प्रेजेंट है. अब एंथर को हमने टीएस काटा हुआ है तो अंदर से क्या दिख रहा है, एक जो लोब है, ये 2 lobes हैं एंथर के. मैंने आपको यहाँ बताया था 2 lobes प्रेजेंट होते हैं बाई लोब्ड कंडीशन. तो ये जो 2 lobes हैं एंथर के, इस एक लोब के अंदर ये जो एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो एक लोब के अंदर 2 थीका आर प्रेजेंट. क्लियर, एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं. ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइथीकस. क्लियर, तो 2 टर्म याद रखिएगा, बाई लोब्ड 2 lobes होते हैं और डाइथीकस एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं. और ये जो 2 थीका हैं ये होते हैं सेपरेटेड बाय मींस ऑफ सेप्टम. 2 थीका आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ सेप्टम. और इस थीका के अंदर ये जो आपको रेड कलर से मार्क दिख रहा है, थीका के अंदर ये 2 पॉलन सैक प्रेजेंट हैं. ठीक है, ये पॉलन सैक प्रेजेंट है, ये है पॉलन सैक, एक पॉलन सैक ये है, एक पॉलन सैक ये है. तो एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक्स आर प्रेजेंट. तो ओवरऑल 4 पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, और इन पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट. पॉलन ग्रेन्स इन्हीं पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं. पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स आर फॉर्म. मेल गैमीट्स को कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स जो टर्म है, माइक्रो टर्म हमेशा मेल गैमीट के लिए इस्तेमाल होता है, मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और मेगा या मैक्रो टर्म इस्तेमाल होता है फीमेल्स के लिए. तो यहाँ पर जो मेल गैमीट है उनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स. तो पॉलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोर्स या मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पॉलन सैक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब वो जगह जहां पर माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक एक ही टर्म है. माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स द प्लेस वेयर माइक्रोस्पोर्स, दैट मीन्स ये पॉलन ग्रेन के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स है मेल गैमीट्स
वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो अब हम देखेंगे ये पॉलन सैक यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका अंदर से कैसा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर ऑफ सेल्स। नंबर 1 इज द एपिडर्मिस, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है आउटर लेयर ऑफ सेल, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है दिस इज द एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल से बनी होती है एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये तीनों टर्म याद रखिएगा, आउटर मोस्ट लेयर होती है, एपी का मतलब ही होता है बाहर, एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस मीन्स लेयर, तो एपिडर्मिस मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। द सेकेंड लेयर इज द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम यहाँ आप देखिए 2 ब्लैक कलर की लाइंस मैंने बना रखी हैं, थिक लेयर होती है ये, इसीलिए मैंने इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो एंडोथीशियम इज द सेकेंड लेयर ऑफ सेल, थिक लेयर, और इसका काम होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थिक सेल्स होते हैं एंडोथीशियम में, थिक सेल्स आर प्रेजेंट, हेल्प्स इन डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब होता है कि ये एंथर्स जो खुलते हैं और इनमें से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं डिहाइसेंस। तो डिहाइसेंस में ये जो एंडोथीशियम लेयर है, थिक लेयर ऑफ सेल्स है, ये हेल्प करता है एंड चूंकि थिक होता है तो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। थर्ड इज द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर यू कैन सी ओवर हियर, ये है मिडिल लेयर। ये जो ग्रीन डॉट्स बनी हुई हैं, ये जो पूरी ग्रीन डॉट्स बनी है, ये है मिडिल लेयर्स। ठीक है, मिडिल लेयर्स में 1 से 3 लेयर की सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया एपिडर्मिस में सिंगल लेयर ऑफ सेल होती हैं, मिडिल लेयर में 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। नाउ as per the function of middle layer, they are also protective and they also help in dehiscence. Means the function of endothecium and the function of middle layer, they are exactly the same. Endothecium also helps in dehiscence and protective in nature, while this middle layer, this is also dehiscence, helps in dehiscence and it is protective in nature. Now the last layer is the tapetum and this is the most important layer. You can see over here this red line, जो 2 डबल लाइन मैंने बना रखी है यहाँ पे, ये पूरा ये सब जो दिख रहा है आपको रेड कलर से, ये है टेप्टम। ये देखिए टेप्टम मैंने मार्क कर रखा है, ये टेप्टम। टेप्टम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें इनके सेल्स में टेप्टम के डेंस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मीन्स डेंस साइटोप्लाज्म, मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट एंड this tapetum helps in the nourishment of the developing pollen grain. This is the most important function of the tapetum and that's why tapetum is the most important layer of all these 4 layers of the microsporangium, क्योंकि it nourishes the developing pollen grain. अगर ये टेप्टम नहीं होगा तो pollen grain का nourishment नहीं हो पाएगा सही से और उसका development नहीं हो पाएगा। Now inside this tapetum is present the sporogenous tissue. स्पोरोजीनस टिश्यू का मतलब ये वो टिश्यूज हैं जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, टेप्टम के अंदर प्रेजेंट है। इनका काम होता है, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये टिश्यू का मतलब जिसमें कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्पोरोजीनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इनमें मियोसिस होती है और तब जाकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट विच आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n होता है, ये 2n वैसे तो सभी हैं, ये जितने भी हैं सब 2n हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू ये भी 2n होता है, डिप्लॉइड होता है और इनमें मियोसिस होती है एंड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शनल मेल गैमीट। नाउ यू सी द स्ट्रक्चर, इसको मैंने ये जो हिस्सा है इतना स्ट्रक्चर मैंने जूम करके यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, देन कम्स द एंडोथीशियम, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये एंडोथीशियम है, ये वाली लेयर जो है ये एंडोथीशियम है, थिक लेयर ऑफ सेल्स होती है। उसके बाद आपको जो ये रेड कलर से दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं रेड कलर से, मिडिल लेयर, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया था अभी कि 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स, 1 से लेकर 3 लेयर सेल की हो सकती है। मैंने यहाँ पर 2 लेयर बनाई है, तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पर, और इनका काम भी डिहाइसेंस और प्रोटेक्टिव होता है। नेक्स्ट जो आपको ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, दिस इज द टेप्टम कंसिस्टिंग ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म एंड मेनी न्यूक्लियाई, और ये इसका काम होता है टेप्टम का
हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। और नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर, ये जो टेप्टम है, उसके बाद ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपको मैंने यहां बताए थे कि स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। तो टेप्टम के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्पोरोजीनस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। वही डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है कि टेप्टम और टेप्टम के अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये जो पूरा ब्लू कलर से बना हुआ है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और इन्हीं का मास कहलाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। नाउ दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दे विल अंडरगो मियोसिस for the formation of a functional male gamete. Now this term microspore mother cell will undergo meiosis for the formation of male gamete. इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर्स का बनना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। आप टर्म देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरो का मतलब माइक्रोस्पोर्स और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो अब जो हमारी नई हेडिंग है, इसके बाद जो हेडिंग आएगी वो है इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स या फंक्शनल मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर्स एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो हियर नाउ विल सी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अभी इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजीनस टिश्यू, टेप्टम के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इनको पॉलन मदर सेल भी कहा जाता है। तो दीज पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पोरोजीनस टिश्यू और इनमें होगी मियोसिस एंड आफ्टर मियोसिस these pollen mother cell or microspore mother cell they will give rise to the formation of 4 microspores। ये आपको पता होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। एक डिप्लॉइड सेल है तो 4 हैप्लॉइड सेल विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है 4 हैप्लॉइड सेल यानी कि टेट्राइड। टेट्राइड का मतलब टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4। तो 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पर फॉर्म होंगे from the microspore mother cell or pollen mother cell. Since these pollen mother cell or microspore mother cell they are involved in meiosis, therefore they are also known as myocyte. Myocyte का मतलब होता है the cell which participates in or take part in meiosis. So here pollen mother cell or microspore mother cell is taking part in meiosis, is undergoing meiosis, therefore it is also known as myocyte. तो here we go, एक pollen mother cell है, उसमें मियोसिस होगी पहले, तो 1 से 2 सेल बनेंगे एंड देन मियोसिस 2। सेकेंड मियोसिस आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस 2 पार्ट में होती है। पहले पार्ट में 1 सेल से 2 सेल बनते हैं एंड देन आफ्टर उन 2 सेल से 2 सेल और बनते हैं, तो ओवरऑल 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। तो हियर फ्रॉम 1 सेल 2 सेल्स आर फॉर्म्ड and then again these 2 cells divide to form microspore tetrad means 4 haploid microspores. Now this is the diagram of a microspore tetrad showing 4 microspores attached together. ये तब तक अटैच रहेंगे जब तक ये एंथर से निकलकर इनका डिहाइसेंस नहीं हो जाता है। तो ये आपस में अटैच रहते हैं चारों माइक्रोस्पोर्स, देयरफॉर दे आर इट इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राइड। तो अब हम देखेंगे कि एक माइक्रोस्पोर कैसा दिखता है। यह है एक माइक्रोस्पोर, 2 लेयर्स इसमें दिख रही हैं आपको। इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स। आउटर वन इज नोन एज एक्साइन and the inner one is known as entine. Exine is made up of sporopollenin. This sporopollenin is the most resistant organic matter found in nature. So this is a very hard layer. This exine is very hard layer due to the presence of sporopollenin. अच्छा, ये जो sporopollenin है इसको hard एक और चीज़ बनाती है, ये टर्म है यूबिस बॉडीज। ये जो यूबिस बॉडीज हैं these are present in the टेप्टम। आपने टेप्टम का डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो टीएस मैंने काटा था उसमें टेप्टम आपको दिख रहा था आउटसाइड द स्पोरोजीनस टिश्यू। तो उन टेप्टम के अंदर ये यूबिस बॉडीज आर प्रेजेंट एंड दीज यूबिस बॉडीज दे सर्व टू हार्डन द स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन को और हार्ड कर देती हैं। ठीक है, वैसे ही स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्ड होता है बट यूबिस बॉडीज दे हार्डन द स्पोरोपोलेनिन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। So we can say that these Ubis bodies they are involved in the thickening of sporopollenin, thickening and hardening of the sporopollenin.
एक्साइन के अंदर जो नेक्स्ट लेयर है दिस इज इंटाइन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। ये याद रखिएगा कि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। एंड नाउ इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस विल टेक प्लेस, बिकॉज माइक्रोस्पोर जो है ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, बिकॉज ये माइक्रोस्पोर कहाँ से बना है, मियोसिस हुई है, वहां से ये माइक्रोस्पोर बना है, तो इट इज ऑलरेडी हैप्लॉइड। सो दिस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर विल अंडरगो माइटोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो सेल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो दोनों अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ा वाला सेल है इट इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज नोन एज जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नाउ इट इज अ मैच्योर पॉलन ग्रेन कंसिस्टिंग ऑफ टू सेल, इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। क्लियर? तो ये जो टू सेल्ड स्टेज है इसी स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स आर जनरली शेड। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे देखिए, मोस्टली द पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज। जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, उनमें एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है, एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन्स आर जनरली शेड एट टू सेल्ड स्टेज, जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करिएगा कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल माइक्रोस्पोर में प्रेजेंट है, अभी भी मेल गैमीट, जैसा मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मेल गैमीट अभी यहाँ पर नहीं बना है। जब ये पॉलन ग्रेन एट टू सेल्ड स्टेज, जब ये एंथर से निकल के जाएगा फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, जब ये स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तब इस टू सेल्ड स्टेज में ये जो जनरेटिव सेल है ये फिर से एक बार डिवाइड करेगा एंड इट विल गिव राइज टू टू मेल गैमीट। ठीक है? तो ये जनरेटिव सेल से मेल गैमीट कब बनेंगे, जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तो वहां पर ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेंगे इनटू टू मेल गैमीट्स। तो अब ये पॉलन ग्रेन को हम कहेंगे थ्री सेल्ड स्टेज हो गई इसमें, एक तो वेजिटेटिव सेल पहले से था और जनरेटिव सेल अब डिवाइड हो गया है दो मेल गैमीट में। तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली शेड एट टू सेल्ड स्टेज, और जब ये टू सेल्ड स्टेज वाली पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचती है तो वहां पर इस जनरेटिव सेल का एक और डिवीजन होता है माइटोटिकली, और तब टू मेल गैमीट्स आर फॉर्म। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट थ्री सेल्ड स्टेज, यानी कि एंथर से निकलने से पहले जब ये नॉर्मली टू सेल्ड स्टेज पे निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड कर जाता है और दो मेल गैमीट बना लेता है। तो उस कंडीशन में जब पॉलन ग्रेन शेड होते हैं तो दे आर शेड एट थ्री सेल्ड स्टेज। सो हियर्स द समरी, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन जनरेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल कब डिवाइड करेगा, जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये एंथर में डिहाइसन से पहले ही डिवाइड कर जाता है इनटू टू मेल गैमीट्स। नाउ इन सम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स मींस जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। तो ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें ये जो एक्साइन है, जनरली क्या होता है कि इंटाइन होती है अंदर की लेयर पॉलन ग्रेन में और उसके बाहर एक्साइन होती है, लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में एक्साइन के भी बाहर एक और लेयर होती है जिसको ये कहते हैं पॉलन किट। इसके फीचर्स आपको बता दें, ये पॉलन किट स्टिकी होती है, इसमें एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। नाउ द फंक्शन ऑफ दिस पॉलन किट, स्टिकी होने की वजह से ये इंसेक्ट की बॉडी से पॉलन ग्रेन आसानी से अडहियर हो सकते हैं, चिपक सकते हैं, एंड इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। एक जगह से दूसरी जगह जब इंसेक्ट जाएगा तो ड्यू टू द स्टिकी नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन गिरेंगे नहीं। एंड दिस ओडर फीचर ऑफ पॉलन किट, ये जो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है पॉलन किट में, इट हेल्प्स द इंसेक्ट टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्लावर। तो पॉलन किट का काम क्या है, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड हेल्प द पॉलन ग्रेन ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर, इट हेल्प्स द पॉलन ग्रेन टू बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, इजिली पॉलिनेटेड। अच्छा, पॉलन किट का एक और फंक्शन है जो कि इंसेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलन किट जो है ये पॉलन ग्रेन को यूवी रेडिएशन से भी बचाती है। वन मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन इज ट्रिफिन। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इन मॉइस्ट कंडीशंस बिकम टॉक्सिक। तो जब ये पॉलन ग्रेन मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं, यानी कि ये जब भीग जाते हैं या कुछ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, उस वक्त ये ट्रिफिन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं दे बिकम टॉक्सिक, एंड दिस टॉक्सिसिटी ऑफ दिस प्रोटीन जो कि ट्रिफिन में प्रेजेंट होते हैं दे कॉज हे फीवर एंड पॉलन एलर्जी।
पॉलन ग्रेन से जो पॉलन एलर्जी या हे फीवर होता है कुछ लोगों को, वो इसी ट्रिफिन में प्रेजेंट प्रोटीन्स की वजह से होता है। नाउ द साइज ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें मैं आपको 2-3 नाम बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में या नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है, और लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा सबसे पॉलन ग्रेन किसका होता है। तो जो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन होता है, नाम याद रखिएगा आप, मिराबिलिस का होता है, लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन है एंजियोस्पर्म्स में। द स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ मायोसोटिस, ये सब नाम याद रखिएगा। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ मिराबिलिस, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ मायोसोटिस, एंड द लॉन्गेस्ट जो नीडल लाइक पॉलन ग्रेन होता है, काफ़ी लंबा पॉलन ग्रेन होता है, इट बिलोंग्स टू ज़ोस्टेरा। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ मिराबिलिस, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ मायोसोटिस, एंड लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ ज़ोस्टेरा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है पॉलन ग्रेन कितने समय तक, कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। तो दिस पॉलन वायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर देन ह्यूमिडिटी, एंड देन द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन, यानी जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसके जीन्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने अच्छे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसमें पॉलन वायबिलिटी डिपेंड करती है। अब जैसे जनरली व्हीट है या राइस, इनके पॉलन ग्रेन्स ओनली 30 मिनट्स वायबल होते हैं, जबकि लेग्यूमिनस प्लांट्स काफ़ी महीनों तक इनके पॉलन ग्रेन्स वायबल होते हैं। पॉलन ग्रेन से मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है, और इसी जनरेटिव सेल से मेल गैमीट्स आर बीइंग फॉर्म। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो इन जनरेटिव सेल जिससे कि मेल गैमीट बनते हैं, इसका नरिशमेंट करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। पॉलन ग्रेन्स आर हाईली न्यूट्रिशियस। तो सिंस दीज पॉलन ग्रेन्स आर न्यूट्रिएंट रिच, दे आर ऑल्सो टेकन एज फूड सप्लीमेंट्स। Now storage of pollen grains, generally pollen grains are stored for crop breeding programs. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसके लिए हमको पॉलन ग्रेन स्टोर करके रखना पड़ता है। तो पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर हम पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे हम रख देंगे तो दीज पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ईयर्स एंड कैन बी यूज्ड इन crop breeding programs. So up to now we had discussed about the general structure of flower, its parts, calyx, corolla, anthoecium and gynoecium, and here we were discussing about the male reproductive part, the stamen, the formation of microspores, microsporogenesis, about the pollen grains, how they are formed, and then inside the pollen grains how the male gametes are formed. So here I end the lecture. In the next session I'll discuss about the female reproductive unit, that is gynoecium. So stay tuned. Thank you.